हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गिफ्ट डीड क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। दोस्तों, गिफ्ट जिसे दान कहा जाता है, आम जीवन का यह एक हिस्सा है। किसी संपत्ति का दान किसी दूसरे व्यक्ति को किया जाता है। दान में कोई भी प्रतिफल नहीं होता है। जैसा हम किसी को उसके जन्मदिन पर कोई वस्तु देते हैं, तब उसके बदले में हम कुछ नहीं लेते हैं, वैसे ही दान दिया जाता है। छोटी छोटी चीज़ों का दान साधारण तरीके से हो जाता है, लेकिन बड़ी संपत्तियों का दान कानून द्वारा निर्धारित की गई प्रक्रिया के द्वारा ही होता है। संपत्ति का अंतरण अधिनियम किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण से संबंधित प्रावधानों को उल्लेखित करता है, जहां मुख्य रूप से अचल संपत्तियों का उल्लेख है। दोस्तों, इस अधिनियम के अंतर्गत दान को भी परिभाषित किया गया है। दोस्तों, किसी भी संपत्ति को हस्तांतरण करने की प्रक्रिया होती है और प्रकार होते हैं, जैसे विक्रय, दान, हक त्याग, वसीयत और पट्टा। यह सभी किसी भी संपत्ति के हस्तांतरण के प्रकार हैं। इनमें दान भी शामिल है। दान की परिभाषा संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 122 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जहां पर दान के कुछ तत्व बताए गए हैं जो इस तरह से हैं। तो आइए जानते हैं। दोस्तों, दान में पक्षकारों का सक्षम होना आवश्यक होता है। पक्षकारों का सक्षम होना संविदा अधिनियम के अंतर्गत माना जाता है। संविदा अधिनियम में कोई व्यक्ति संविदा करने हेतु कब सक्षम होता है, इसका उल्लेख किया गया है। जैसे कोई व्यक्ति पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हुआ हो, बालिग हो गया हो, तब उसे सक्षम पक्षकार माना जाता है। दान के लिए ऐसे ही सक्षम पक्षकारों की जरूरत होती है। अगर कोई नाबालिग पक्षकार है, तब उसकी ओर से दान लेने और देने का कार्य उसके संरक्षक द्वारा किया जाता है। दोस्तों, दान में दानदाता की स्वीकृति ही जरूरी नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति की स्वीकृति भी चाहिए जिस व्यक्ति को दान किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को उसके बगैर स्वीकृति के दान नहीं दिया जा सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दान में किसी भी प्रकार का प्रतिफल नहीं होता है। जैसे कि जब भी कोई संविदा की जाती है, तब उसमें कोई प्रतिफल निर्धारित किया जाता है। दान में प्रतिफल की जरूरत नहीं होती है, वहाँ प्रतिफल होता भी नहीं है, क्योंकि दान को ऐसा माना जाता है कि वह प्राकृतिक प्रेम और स्नेह में दिया जाता है, इसलिए वहाँ कोई प्रतिफल नहीं होता है। दोस्तों, आजकल अचल संपत्ति जैसे कोई मकान, जमीन इत्यादि का दान पत्र बनाया जाता है। दान की संविदा आमतौर से घर के पारिवारिक सदस्यों के बीच होती है, जैसे पिता पुत्र के बीच, माता पुत्री के बीच और पति पत्नी के बीच। ऐसे घनिष्ठ रिश्तों में लोग एक दूसरे को संपत्ति दान करते हैं। बाहर के मामलों में संपत्ति बहुत कम दान की जाती है। दोस्तों, किसी धार्मिक ट्रस्ट या फिर खैराती ट्रस्ट को कोई संपत्ति जरूर दान की जाती है, लेकिन साधारण लोगों को आमतौर से कोई संपत्ति दान नहीं की जाती है। दोस्तों, जब घर के सदस्य एक दूसरे को कोई संपत्ति दान करते हैं, तब उन्हें ऐसी संविदा में बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी देनी होती है। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। जैसे कि एक पिता अपने नाम पर रजिस्टर्ड कोई मकान अपने बेटे को देना चाहता है, तब पिता दानपत्र को उपनिबंधक के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत करवा सकता है। ऐसे रजिस्ट्रेशन पर बहुत कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है, क्योंकि इन व्यवहारों में किसी भी प्रकार का धन का लेन देन नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखना चाहिए कि परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले दान के व्यवहार में ही कम स्टाम्प ड्यूटी लगती है। बाहर के किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दान करने पर स्टाम्प ड्यूटी विक्रय जितनी ही लगती है। लोगों ने स्टाम्प ड्यूटी से बचने के लिए विक्रय के स्थान पर दान की संविदा बनाने का काम शुरू कर दिया था और झूठे बोलकर विक्रय को दान बता देते थे। इस समस्या से निपटने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि अगर परिवार के सदस्य एक दूसरे को कोई संपत्ति दान करते हैं, तब स्टाम्प ड्यूटी कम लगेगी। यदि बाहर के किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति दान की जाएगी, तब उसके रजिस्ट्रेशन में विक्रय जितने ही स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। तो आप इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। दोस्तों, किसी भी चल और अचल संपत्ति का दान किया जा सकता है। चल संपत्ति के दान में दान पत्र का रजिस्ट्रेशन आवश्यक नहीं होता है, लेकिन अचल संपत्ति के मामले में दान पत्र का रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी दान पत्र वैलिड नहीं माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को किसी संपत्ति का दान कर दिया है और उसका रजिस्टर्ड दान पत्र तैयार कर लिया है, तब उसका खंडन नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बता दें कि दान देने वाला दाता किसी भी स्थिति में संपत्ति को वापस प्राप्त नहीं कर सकता है। वसीयत की तरह दान का खंडन नहीं किया जा सकता है। वसीयत का कोई भी व्यक्ति बार बार खंडन कर सकता है, जबकि दान का खंडन नहीं हो सकता है। एक बार यदि दान लिख दिया गया है, तब वह दान सदा के लिए माना जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको बताते चलें कि कोई भी भारयुक्त संपत्ति जिस पर किसी प्रकार का
का कोई कर्ज है, कोई योजना है, ऐसी संपत्ति का दान नहीं किया जा सकता है। पहले उस संपत्ति का कर्ज चुकाया जाएगा, फिर उस संपत्ति का दान किया जाएगा। अगर संपत्ति पर कोई भार है और उसका दान कर दिया जाता है तब ऐसा दान अवैध माना जाएगा। दोस्तों, दान पत्र में दाता के संबंध में संपूर्ण जानकारी जैसे उसका नाम, पता इत्यादि, उस संपत्ति का उल्लेख जिसे दान किया जाना है या संपत्ति दाता को कहां से प्राप्त हुई है, इसकी पूरी जानकारी देनी होती है। दोस्तों, जिस व्यक्ति को संपत्ति दान की जा रही है उस व्यक्ति की संपूर्ण जानकारी और इसी के साथ दोनों की स्वतंत्र सहमति का उल्लेख दान पत्र में किया जाना चाहिए। ऐसे दान पत्र को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जिस जिले में संपत्ति स्थित है वहां के उप निबंधक या निबंधक कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो दोस्तों, गिफ्ट डीड से संबंधित ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।